अर्धसत्य। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस ने जैसी लापरवाही की वैसी पिछले 30 वर्षों में नहीं देखी। यह बात सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कही। लगे हाथ अदालत ने ममता सरकार से यह भी पूछा कि जिस प्रिंसिपल की भूमिका संदेह के दायरे में रही, उसके इस्तीफा देते ही आपने अगले ही दिन किसी और कॉलेज की कमान उसको कैसे सौंप दी। और ये दोनों बातें कौन कह रहा है? देश की सबसे बड़ी अदालत। कुल मिलाकर के देश की सबसे बड़ी अदालत ने कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि कोर्ट ने इस बात का इशारा दिया है कि यह दोनों कानून के मुताबिक नहीं चल रहे हैं और ऐसे में आम आदमी के लिए स्थितियां खतरनाक हैं। दूसरी तरफ सीबीआई ने कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दी, उसमें उसने कहा कि क्राइम सीन को बदला गया है, यानी कि हत्या कहीं और हुई और लाश कहीं और लाई गई। सीबीआई की रिपोर्ट यह भी कहती है कि जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश हुई। उधर फॉरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि बलात्कार एक ही आदमी ने किया, यानी कि हत्या भी संजय रॉय ने ही की होगी, जो गिरफ्तार है। फिर अगर सीबीआई कहती है कि जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश हुई, तो सवाल यह है कि क्या संजय रॉय को बचाने की कोशिश की गई? अगर ऐसा है तो फिर वह कौन है? जब सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है, तो जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है और उन्होंने यह बात कही कि जांच में ऐसी लापरवाही मैंने अपने करियर के 30 साल में पहले कभी नहीं देखी। कोर्ट के तेवर के आगे ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल बार बार परेशान होते दिखे। अगर मुहावरों की शब्दावली में कहूं तो पानी मांगते दिखे। देश की सबसे बड़ी अदालत ने विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों से कहा कि आप काम पर लौट आएं, और यह बात मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कही। क्योंकि अस्पतालों की स्थिति कैसी है ये मैं जानता हूं, उन्होंने यह बात जोड़ी। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं खुद सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूं जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था, इसलिए आप सब काम पर लौटें। आपके लौटने पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हाँ, जो काम पर नहीं आएगा तो कानून अपना काम करेगा। सुनवाई के बाद एम्स के डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही अपनी हड़ताल खत्म कर दी और आगे भी हड़तालें अलग अलग शहरों में खत्म होती चली जा रही हैं। अदालत अगली सुनवाई इस मामले में 5 सितंबर को करेगी। यह तो इस पूरे मामले का ब्रीफ है। अब तफसील से आपको मैं सारी बातें बताता समझाता चलता हूं। जानते हैं पुलिस की लापरवाही और लीपापोती पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुबह 5 बजे जब बॉडी के बारे में जानकारी मिलती है और रात में आप 11:45 पर एफआईआर दर्ज करते हो, क्यों? इतने घंटे किस बात के? सुबह 5 से 5 12 घंटे और फिर उसके बाद 7 घंटे, अगर मैं ठीक से जोड़ूं तो 16-17 घंटे। अननेचुरल डेथ रिपोर्ट आपने की, उसके बाद पोस्टमार्टम क्यों? एफआईआर क्यों नहीं? एफआईआर के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं? 30 साल में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी। अगर जस्टिस पारदीवाला कहते हैं तो वो गंभीर सवाल खड़ा करते हैं कि ऐसी पुलिस निकम्मी नालायक हो ही नहीं सकती। कोर्ट ने कहा कि वो महिला एएसपी जिसने मां बाप को फोन किया था, उसकी पूरी भूमिका पर सवाल बनता है। उसी महिला ने माता पिता को फोन किया लगभग 10:53 के आसपास, यानी कि 5 घंटे बाद। उसने कहा कि आपकी बेटी बीमार हो गई है, जल्दी आइए। मां ने दोबारा फोन किया तो उसने कहा कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। पहले बीमार, फिर खुदकुशी। और कोर्ट ने जो ममता सरकार पर सवाल किया वो भी गंभीर है, और ये सारे वही सवाल हैं जो हम लगातार उठाते रहे हैं। मसलन एफआईआर में 14 घंटे क्या 16 घंटे की देरी क्यों?
प्रिंसिपल ने आते ही, जब सुबह 8 बजे वो आदमी आ गया कैंपस में, तो उसने तुरंत FIR दर्ज क्यों नहीं करवाई? उसने 9 बजे पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस 9:15 बजे आती है, उसके बाद चीज़ें चलती हैं ऐसे ही बस औंधते हुए लुढ़कते पुढ़कते। प्रिंसिपल आखिर किसका बचाव कर रहा था? ये जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है कि संजय रॉय ही सारा गुनाह किए हुए है, तो संजय रॉय को क्या प्रिंसिपल बचा रहा था? ये खुलासा मैं आगे करूंगा कि संजय रॉय और इस प्रिंसिपल का क्या कनेक्शन बनता है। और जब प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया तो उसका इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं किया आपने? उसको अगले दिन किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल बना करके फिर से उसी स्थिति में क्यों ला दिया? इतना बड़ा बुद्धिजीवी प्रिंसिपल खेवनहार सुर्ख आपके पर लगे हैं, बाकी लोग नहीं थे पश्चिम बंगाल में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सवाल जो हैं बहुत गंभीर हैं और ममता बनर्जी की सरकार के काम करने के तौर तरीके, मानसिकता और लोगों को लेकर के उसका जो रवैया है, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कोर्ट रूम में क्या हुआ। इन दिनों कोर्ट की कार्रवाइयां, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। कुछ बड़े मामलों की स्ट्रीमिंग चलती रहती है, तो आज यह मामला जब अदालत के भीतर चल रहा था, जिरह चल रही थी, तो उसकी भी स्ट्रीमिंग हो रही थी। किन सवालों पर जिरह हुई मैं आपको ये बताता हूं। कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोर्ट रूम में जो सवाल उठाए गए, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से क्या जवाब मिले, आप ये देखिए। कोर्ट ने पूछा कि आप ये बताइए कि ये जो अननेचुरल डेथ की एंट्री है वो पुलिस ने केस डायरी में कब की? तो कपिल सिब्बल जो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हमने टाइमलाइन दे रखी है, वीडियोग्राफी हुई है, सब साफ है। फिर कोर्ट आया, जस्टिस ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद FIR क्यों? उसूल ये है, नियम ये है अपराध में जांच का कि जिस आदमी की मौत हुई है, हत्या हुई है, पहले FIR दर्ज होगी, पोस्टमार्टम उसके बाद। लेकिन यहां तो पहले पैर है सिर बाद में। कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे टाइमलाइन स्पष्ट करने का मौका दें, हम बता सकते हैं। फिर कोर्ट ने पूछा कि आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है? जवाब दिया गया कि केस डायरी का हिस्सा है और कोर्ट के सामने रखा हुआ है। अगर कोर्ट के सामने रखा हुआ होता तो कोर्ट क्यों पूछता? फिर जजेस ने कहा, क्या रिपोर्ट में कुछ चीजें बाद में जोड़ी? जवाब यह है कि ACJM की रिपोर्ट ऐसे नहीं बनती है। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के हवाले से कोई रिपोर्ट आ रही है तो रिपोर्ट जांच परख करके रखी गई है, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं जोड़ा जा सकता है। फिर कोर्ट ने पूछा कि पुलिस का तरीका सही नहीं है, पुलिस ने जो कुछ भी किया साफ दिख रहा है। तो दलील ये आई कि दरअसल पुलिस के बारे में गलत धारणा बनाई जा रही है। फिर सवाल था कि CRPF के हिसाब से पुलिस कार्रवाई नहीं, 30 साल में ऐसा नहीं देखा। CRPF को वहां लगाना पड़ा है। अगर पुलिस आपकी बहुत चुस्त दुरुस्त होती, वो अपना जिम्मा उठा रही होती और आपके मुताबिक ये गलत धारणा बनाने वाली बात होती, तो CRPF को कैंपस के आगे पीछे तैनात क्यों करना पड़ता? जवाब था कि ऐसा नहीं है, केस डायरी में सारे मामले दर्ज। फिर सर कोर्ट ने सवाल पूछा, भाई फिर बताओ आप, ये जो अननेचुरल डेथ केस है ये तुमने दर्ज कब किया? तो जवाब मिला कि दोपहर 1:45 बजे। कोर्ट के सामने बहुत सारे सवाल थे, क्योंकि मामला इतना गंभीर है, इसमें इतने गिरहपेच हैं, इतने संदेह हैं, इतना क्रूर है, नृशंस है, विभत्स है, डरावना है कि पूरा देश दहल गया। तो जाहिर है कि ऐसे मामले में
सवाल बहुतेरे हैं और कोर्ट लगातार पूछ रहा था। सवाल यह था कि पंचनामा कब किया गया। इसका जवाब जो दिया गया वो मजबूत नहीं था। और ये जो सवाल जवाब चल रहे थे, इसमें कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल लगातार डिफेंसिव मोड में थे। जो केंद्रीय मंत्री हैं सुकांत मजूमदार, पश्चिम बंगाल से आते हैं, पूर्व पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी के। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी जनता के पैसे से चोरों को बचाने का काम कर रही हैं। सुकांत मजूमदार ने सुप्रीम कोर्ट के शुरू के 1 घंटे की सुनवाई का हवाला दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। ऐसे में दूसरा कोई भी मुख्यमंत्री होता तो शर्म के मारे इस्तीफा दे देता, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता के मोह में कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, कपिल सिब्बल उधर ममता बनर्जी के लिए होकर लड़ रही है। लगभग 21 लॉयर उनमें एंगेज किया गया है और वो जनता के पैसे से पश्चिम बंगाल के जनता के पैसे से वो लॉयर्स को भाड़े में लिया है ममता बनर्जी ने। अपना हमारा पॉकेट पिक पॉकेट करके ममता बनर्जी चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है और इसको लेके पूरा बंगाल ममता बनर्जी के ऊपर आक्रोशित है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1 घंटा लगभग उन्होंने सुनवाई की, उसमें ही राज्य सरकार को इतना दहाड़ा, इतना प्रताड़ित किया कि कोई भी राज्य सरकार के मुखिया होता तो शर्म के मारे अपने पद से इस्तीफा दे देते। लेकिन ये हमारा मुख्यमंत्री जो है माननीय ममता बनर्जी इतना निर्लज्ज महिला बन गई है कि कुर्सी का मोह से ऐसा पा गया है कि वो अपना कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं है। अगर आप दिन गिन लें तो कोलकाता कांड के 14 दिन हो गए और घटना के दिन यानी कि 9 अगस्त को वहां से 5 दिन के बाद हाई कोर्ट ने मामले को पुलिस से लेकर के सीबीआई के हवाले किया था, ये कहते हुए कि पुलिस की भूमिका संदिग्ध है और पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है, इसलिए इस मामले में जांच का जिम्मा सीबीआई को दिया जाना चाहिए और सीबीआई ने केस को टिकअप किया। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई कहा कि जिस दिन हियरिंग है उससे पहले स्टेटस रिपोर्ट ला करके आप दो और सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में आज सबमिट की। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कई नए और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। वैसे तो स्टेटस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने सील बंद रखा है, लेकिन कोर्ट रूम में सीबीआई की तरफ से कुछ सवालों के जवाब मिले हैं। मसलन सीबीआई की जांच में फिलहाल गैंग रेप नहीं है, यानी कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में एक ही आदमी ने बलात्कार किया और एक ही आदमी के जरिए उस लड़की की हत्या की गई, यह बात फिलहाल सीबीआई मान रही है। गैंग रेप की थ्योरी पर अभी जांच चल रही है और जारी रहेगी। जो निजी एक्सपर्ट से फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच करवाएगी सीबीआई, तो फिर वो किसी नतीजे पर पहुंचेगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीसीटीवी के मुताबिक संजय रॉय गुनहगार है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस सेमिनार हॉल में जो 3रे माले पर है, जहां यह घटना हुई है, जहां लड़की की लाश मिली, वहां उसका लैपटॉप, मोबाइल फोन, एक ब्लूटूथ डिवाइस पड़ा हुआ था और उसके भीतर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसलिए जो बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जो उस सेमिनार हॉल की तरफ जाने वाले रास्तों को देख रहे थे, उन रास्तों की निगरानी जब की गई, उन सीसीटीवी के फुटेज खंगाले गए, तो पता चलता है कि बाकी सब आने जाने वाले तो उस दिन ड्यूटी पर तैनात है। सिर्फ संजय रॉय था जो ड्यूटी पर तैनात नहीं था। ये सुबह 4 बजे के आसपास उधर गया है और घंटे भर बाद लौटा है। तो इसके अलावा उस फुटेज में कोई और नहीं दिख रहा है और उसी हॉल में उस ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली, इसलिए संजय रॉय को पकड़ा गया। और बाद में पुलिस ने जब उसको पकड़ा तो ब्लूटूथ जो उस घटना से बरामद हुआ था इसके मोबाइल से कनेक्ट हो गया। तो ये दूसरा बड़ा सबूत मिला। और तीसरा ये कि उसने भले ही अपने सारे कपड़े धो दिए थे, लेकिन उसके जूते पर खून के निशान थे और वो खून जो था वो उसी जगह का था। यह तीसरा सबूत था। इसलिए संजय रॉय गुनहगार है, यह बात साफ हो गई है।
और सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट में कमोवेश यही बात है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि आदमी जो है वो मनोरोगी है। एक नेक्रोफीलिया बीमारी होती है और मैंने डॉक्टरों से पूछा कि नेक्रोफीलिया क्या है, तो पता चला कि एक आदमी जो बहुत हद तक आपको सामान्य दिखता है लेकिन दिमागी तौर पर इतना बीमार होता है कि वो किसी भी महिला का, व्यक्ति का बलात्कार कर सकता है, जिंदा रहते भी और उसकी लाश के साथ भी। यह आदमी हैवान से बड़ा हैवान होता है, यह पशु से बड़ा पशु होता है और हिंसक हो सकता है जब कभी भी उसका दिमाग बदलता है। तो ये नेक्रोफीलिया है और इसी बीमारी का शिकार है ये आदमी। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की और जांच एजेंसी ने सीलबंद लिफाफे में यह रिपोर्ट दी है। मैंने आपको पहले भी बताया, जांच एजेंसी के स्टेटस रिपोर्ट में 25 किरदार ऐसे हैं जिनके इर्द गिर्द यह पूरी कहानी, यह घटना, यह कांड घूम रहा है। उन्हीं लोगों से पूछताछ करके सीबीआई ने यह रिपोर्ट तैयार की है। अब ये जो किरदार हैं, ये कौन कौन से हैं, ये आप देखिए। पहला जो सबसे बड़ा गुनहगार है, हत्यारा बलात्कारी संजय रॉय, जो मुख्य आरोपी है। नंबर 2, उस दिन तक या उस दिन के 4 दिन बाद तक उस आरजी कर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसके ऊपर पहले भी बहुत सारे गंभीर आरोप रहे हैं, जिन आरोपों की जांच चल रही है और यह आदमी संदिग्ध है और संजय रॉय के साथ इसका क्या रिश्ता है मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन यह ऐसा रसूखदार आदमी रहा है कि अपने ट्रांसफ़र को बार बार इसने रोका और अपॉइंटमेंट भी 16वें नंबर पर होने के बाद भी 1वें पायदान पर आकर के इसने प्रिंसिपल की कुर्सी हथिया ली थी। इतनी तरफदारियां इसकी खातिर सत्ता में बैठे लोगों की तरफ से हैं। तीसरा किरदार, चौथा और पांचवा, किरदार 4 और किरदार 5 पीड़िता के माता पिता। किरदार नंबर 6 अस्पताल के सुपरिटेंडेंट, मौत को आत्महत्या बताने वाला वो आदमी जिसके सामने बॉडी आई, बोर्ड ने उस बॉडी को देखा, बोर्ड ने रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में कहा गया कि यह अननेचुरल डेथ। किरदार नंबर 7 पीड़िता के 4 डॉक्टर दोस्त, वो दोस्त जो उस रात यानी कि 8-9 अगस्त की दरमियानी रात में उसके साथ डिनर के लिए गए थे और जिन लोगों ने कहा कि हमने बाद में उस जगह को छोड़ दिया, वो कहती रही कि तुम लोग जाओ, मैं यहाँ रहूँगी अभी। उसके बाद वहाँ ठहर गई थी। हम लोग नहीं जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, लेकिन उसकी मौत हुई, उसका बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हुई। किरदार नंबर 11 फूड डिलीवरी करने वाला मैन, जो आदमी खाना देने के लिए उस रात आया था। किरदार नंबर 12 एएसआई अरूप दत्ता। यह अरूप दत्ता वो आदमी है जिसके बैरक में संजय रॉय सोता हुआ मिला था। जब पुलिस ने उसको ढूंढना शुरू किया, क्योंकि सीसीटीवी में वही एक आदमी था जो कॉलेज का या हॉस्पिटल का कर्मचारी नहीं था, उस रात सुबह के 4 बजे वो जा रहा था सेमिनार हॉल की तरफ, तो उसकी तलाश शुरू हुई और वो इसी पुलिस वाले के बैरक में मिला। किरदार नंबर 13 सौरभ, आरोपी संजय रॉय का दोस्त। और जब ये आदमी मानसिक तौर पर बीमार है, ये इतना खूंखार है, तो इसके साथ दोस्ती गांठने वाले लोग बहुत अच्छे होंगे, यह बात गले से नीचे नहीं उतर सकती है। लिहाजा उससे भी पूछताछ हो रही है। किरदार नंबर 14 से लेकर के 17 तक के बारे में आप समझिए कि पीड़िता के जो करीबी 4 जूनियर डॉक्टर हैं वो हैं। उन चारों से भी सीबीआई पूछताछ कर रही है। जाहिर है कि वो किन लोगों से मिलती थी, क्या कहती थी, उसका अप्रोच कैसा था, उसको क्या कुछ लोग धमकियां मिलती थी, क्या कुछ लोगों से डरी हुई थी, ताकि कहीं से कोई और सुराग मिले। किरदार नंबर 18 से लेकर के 22 तक वो लोग हैं जो पोस्टमार्टम कर रहे थे, यानी कि 5 डॉक्टर जिन लोगों ने पोस्टमार्टम उसकी बॉडी का किया। और
करैक्टर नंबर 23, अस्पताल की अधिकारी बुलबुल, जो उस दिन ड्यूटी पर थी। किरदार नंबर 24, चेस्ट विभाग, जिस विभाग की वो डॉक्टर थी, उस विभाग के अधिकारी, ताकि वो बता सकें उसके बारे में वो क्या क्या जानते रहे हैं, और उसकी हत्या अगर इस तरीके से हुई है तो क्या कभी उनको इस बात का अंदेशा था कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। किरदार नंबर 25, वो रेनोवेशन करने वाले मजदूर। आपको मैंने पहले भी बताया, लगातार बता रहा हूं कि जिस सेमिनार हॉल में डेड बॉडी मिली थी, उसी रोज बगल के हॉल में रेनोवेशन का काम संदीप घोष प्रिंसिपल ने शुरू करवा दिया था। मजदूरों का आना जाना शुरू हो गया, सीमेंट, ईंट, गारा, ये सब वहाँ शुरू हो गया, और इसका भी एक बड़ा रोल रहा है वहाँ के सबूतों को मिटाने में। यह जो आदमी संदीप घोष है, जब सुबह 8 बजे ये आदमी आता है कैंपस के भीतर, इसका पहला जिम्मा बनता था कि उस कमरे को सील करके, करवा करके पुलिस को तुरंत जाकर के FIR करता या पुलिस को तुरंत बुलाता। लेकिन कमरा खुला रहा और शाम 4 बजे तक कमरा खुला रहा, और उसके ऊपर डॉक्टरों का, जूनियर डॉक्टर्स का, रेजिडेंट डॉक्टर्स का, बाकी स्टाफ का आना जाना लगा रहा, और सबूत मिटते चले गए और रेनोवेशन भी होता चला गया। इसलिए रेनोवेशन के काम में जो मजदूर लगे हुए हैं, राजमिस्त्री जो लगा हुआ है, उससे भी CBI पूछताछ कर रही है। ये कुल 25 लोग हैं, और मैं फिर कहता हूं कि हत्या बलात्कार अगर सिर्फ संजय रॉय ने की है तो उसके पीछे सिर्फ संजय रॉय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार पर जब सवाल उठाया तो सेंटर में आरोपी कौन है? संदीप घोष ही है। डॉक्टर की हत्या के 12 दिन बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष पर कार्रवाई की है। 12 दिन बाद संदीप घोष को नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पद से हटाया गया है, जिस कॉलेज का प्रिंसिपल आपने अगले दिन बना दिया। जब आपके ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि आप लगातार गलत कर रहे हैं, आपके यहाँ जितने भी लोग हैं आपके तहत सुरक्षित नहीं हैं, आपकी कानून व्यवस्था हद दर्जे की लचर है, तो आपने उस आदमी को अब जाकर के हटाया है। जूनियर डॉक्टर की हत्या के बाद से RG कर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को पश्चिम बंगाल सरकार ने नेशनल मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया था, और हमने पहले भी इस बार में बात की है, ऐतराज किया था, सवाल उठाए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही पूछा, ऐसी कौन सी जल्दी थी? ऐसा कितना काबिल आदमी था कि उसके बगैर दूसरा कॉलेज नहीं चल सकता है कि आपने उसको अपॉइंट कर दिया? कोलकाता कांड में इस प्रिंसिपल की भूमिका बहुत संदेहास्पद है। यह आदमी सुबह 8 बजे आता है, 9 बजे पुलिस को फोन करता है, घंटे भर मीटिंग करता रहा, लोगों से बातचीत करता रहा। एक लड़की, एक डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर जिसके साथ बलात्कार हुआ है, दिख रहा है, जघन्य अपराध है, उसके शरीर के ऊपर चोट के निशान है, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे चोट के निशान है, और विभत्स तरीके से मारा गया है, और ये आदमी आराम से घूमता फिरता रहा। अब इस संजय रॉय और संदीप घोष, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है, और संजय रॉय की जो बीमारी है वो क्या है, ये बताने के लिए मैं अपने सहयोगी रौनिक दत्ता को जोड़ता हूं, जो कोलकाता से मेरे साथ लाइव हैं। रौनिक, अभी मैं हॉस्पिटल के जो पूर्व अधिकारी हैं उनका बयान सुनाऊं कि प्रिंसिपल संजय रॉय के बीच में संबंध क्या रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जो मानसिक बीमारी CBI ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज की है संजय रॉय के बारे में, वो बीमारी क्या है, उस तरह का आदमी कैसा होता है? देखिए सर, CBI के सोर्सेस की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो संजय रॉय का जब मेंटल असेसमेंट किया गया था, यानी दो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट को लेकर लगातार 2 दिन से जो मेंटल असेसमेंट किया गया था, यह तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहा जाता है उनको, जो ये संजय रॉय का किया गया था, उसी टाइम में जो साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट है उनको लगा था कि ये संजय रॉय किसी बीमारी से जूझ रहा है, क्योंकि संजय रॉय का जो बयान है, संजय रॉय को जो भी पूछताछ किया गया था, उसके तहत जो CBI सोर्सेस कह रहे हैं कि ये जो बीमारी
ये बीमारी को कहता है नेक्रोफिलिया। जो आया है, ये जो पूरा टर्म, ये टर्म को इस्तेमाल इसी वजह से किया जाता है क्योंकि ये नेक्रोफिलिया एक बीमारी के एक मेंटल बीमारी है, जिसका मेंटल स्थिति सही नहीं है। ये नेक्रोफिलिया क्या होता है, जैसे कि सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नेक्रोफिलिया ऐसा मानसिक स्थिति होता है जिस मानसिक स्थिति में आदमी जिंदा है या मुर्दा, ये समझ में नहीं आता है, मगर जो रेप करने का या सेक्सुअली लव, ये जो नेक्रोफिलिया, ये नेक्रोफिलिया वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से। ये ग्रीक वर्ड में दोनों पार्ट में ये वर्ड को डिवाइड किया गया है। एक तो है नेक्रो और उसके साथ फिलिया। नेक्रो का मतलब होता है मुर्दा, और उसके साथ साथ ही फिलिया का मतलब होता है लव, यानी मुर्दा जो आदमी है उसके उसके साथ जो बलात्कार का काम किया जाता है या घिनौना काम किया जाता है, इसको नेक्रोफिलिया कहा जाता है। इसी वजह से जो साइकियाट्रिक एक्सपर्ट है, उनका कहना है कि ये जो संजय रॉय है, ये नेक्रोफिलिक है, यानी ये इस तरीके का बीमार है कि यानी अगर कि कोई आदमी मुर्दा जानवरों उनके से भी सामने गया रहे, गुजरा है, यह लाश के साथ भी बलात्कार कर सकता है। ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में शायद आप लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन ये आदमी नेक्रोफीलिया का शिकार है। अब उस कैंपस के भीतर जो फॉर्मर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट रहे हैं, उन्होंने इस संजय रॉय जो अपराधी है, आरोपी है, और जो प्रिंसिपल रहा है संदीप घोष, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ते रहे हैं, उस पर बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनना बहुत ज़रूरी है, और यह भी अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, इसलिए आप सुनिए। सर, मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने फर्स्ट पीआईएल कब फाइल किया था और क्या क्या मेंशन था? देखिए, ये 2 पीआईएल उनके अगेंस्ट में हुआ था। एक फिनेंशियल करप्शन को लेके हुआ था, उसके साथ में बायोमेडिकल वेस्ट स्कैम था। बायोमेडिकल वेस्ट स्कैम वाले पीआईएल में ये ऑनरेबल जज सर ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, परिवेश दफ्तर होता है, तो उनको एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि इंक्वायरी करके रिपोर्ट फर्निश करने। उसके बाद वो केस फिर उठा नहीं, लिस्टिंग नहीं हुआ। और जो डेड बॉडी वाला पीआईएल था वो खारिज हो गया। क्यों खारिज हुआ, कैसे हुआ, मुझे पता नहीं, क्योंकि उनके एडवोकेट जो उन्होंने हायर किया था वो बहुत इन्फ्लुएंशियल और बड़े एडवोकेट थे, तो वो वाला पीएल खारिज हो गया, जबकि ब्लैक एंड वाइट सारे डॉक्यूमेंट एविडेंसेस को दिया गया था। आपने फिर से पीआईएल फिर से दर्ज किया था। अगर आपने बोला कि वो डेड बॉडी वाला खारिज हो गया था, तो क्या एग्जैक्टली है, हमारे जो दर्शक टेलीविजन में दिख रहे हैं उनको थोड़ा बताएं। जी, डेड बॉडी जैसे 2 तरह की बॉडी होती है, एक क्लेम बॉडी और एक अनक्लेम बॉडी, वारिस और लावारिस लाश। तो जो अनक्लेम बॉडी होते थे उनको वो बेच देते थे, प्राइवेट किसी कॉलेज के साथ में सेटिंग करके चैनलाइज करके बेच देते थे, क्योंकि हमारे यहाँ बॉडी की कमी नहीं होती है, मगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बॉडी की कमी होती है, बॉडी डिसेक्शन वगैरह के लिए। और उन्होंने जब इंक्वायरी हुआ था तो डेथ रजिस्टर को ही गायब कर दिया था। और 5 बॉडी जो जिनके क्लेमेंट थे, वारिस वाले बॉडी थे और उनका शेड्यूल पोस्टमार्टम होना था, उन 5 बॉडी को इन्होंने वर्कशॉप को दे दिया था पोस्टमार्टम होने से पहले। फिर जब बॉडी वर्कशॉप के बाद मॉर्ग में गया पीएम के लिए, तो फॉरेंसिक के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने उनके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था, पुलिस को भी कंप्लेन किया था, डिपार्टमेंट को भी किया था, उन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन को भी किया था। उनके जो रिलेटिव थे, जो बॉडी के रिलेटिव थे, उन्होंने भी कंप्लेन किया था, बहुत ऊंचा लेवल में कंप्लेन किया था, इंक्वायरी भी हुई थी। मगर बात वही है कि उनका कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, उनका ट्रांसफ़र हो गया, एचओडी फॉरेंसिक मेडिसिन का 1 दिन में ट्रांसफ़र हो गया, मगर इस डॉक्टर संदीप घोष का कुछ नहीं हुआ। आज भी वो जो है उनका दबदबा है, मैं थाना जाता हूँ एफआईआर देने, उनके अगेंस्ट में एफआईआर नहीं लेता, फिर मुझे आके कोर्ट में केस करना पड़ता है। ऐसा क्यों लगता है, इतना पावरफुल आपने काम भी किया है, क्यों लगता है ऐसा, क्या है, कोई पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है या इतना पावरफुल कैसे है? ये मैंने बहुत जगह बयान में अपना बोला है कि एक रैकेट है, नेक्सस है, क्योंकि ये जो करप्शन करते थे, बहुत सारे करप्शन में इन्वॉल्व थे, करोड़ों रुपए का करप्शन करते थे। तो इनके साथ जो जुड़े लोग हैं, उन लोगों का पर्दाफाश करने के लिए मैंने कोर्ट में केस फाइल किया और मैंने इसको अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला है। उसका आज हियरिंग है, 2 बजे हियरिंग है, और मैं खुद चाहता हूं कि पर्दाफाश होता है कि इन जैसे लोगों को, ये गंदे लोग, जो करप्टेड लोग हैं, जो भ्रष्टाचार लोग हैं, और कोई स्टूडेंट इनका शिकार न बने और यहाँ की जनता जो है इनसे महफूज रहे। इसके लिए लीगल स्टेप्स भी है, आपका भी सहयोग चाहिए, यहाँ के अवाम का भी सहयोग चाहिए, और जो छात्र उनके
हाथों विक्टिमाइज हुए उनको भी मैं दरखास्त करूंगा कि वो सामने आए और वो अपना बयान दे और वो मिलजुल के हम लोग ये लड़ाई को लड़े। और आप पे कोई रिस्क है, आप पे हेल्थ के पे कोई? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुझे रिस्क है, मुझे जान मारने के भी धमकियां वगैरह आई है, तो मैंने ये ऑनरेबल कोर्ट को बताया है और ऑनरेबल कोर्ट से अपील किया कि मेरी सुरक्षा के लिए वो बंदोबस्त और करें। एक लास्ट सवाल मेरा यही रहेगा, अगर हम संदीप घोष और संजय रॉय का कनेक्शन की बात करें, एस्टैब्लिश करने की बात करें, तो इनमें क्या कनेक्शन था? क्या ये बॉडीगार्ड का कोई एंगल है? आप क्या, क्योंकि आपने काम भी किया था, तो आप थोड़ा बताइए। जी, मैं जब टीवी में इसकी उस वक्त तो मेरे जहन में था नहीं ये संजय राय, मगर जब ये कांड हुआ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद मैंने टीवी में उसकी तस्वीरें देखी, कुछ वीडियो क्लिप वगैरह देखी, तो फिर मेरे जहन में आया, मेरे माइंड में आया कि इसको मैंने संदीप घोष के साथ ही देखा था, क्योंकि संदीप घोष बाउंसर रखते थे, उसमें ये एक था। सुना आपने ना, कोई सामान्य आदमी नहीं कह रहा है। इसी मेडिकल कॉलेज का फॉर्मर डिप्टी सुपरिटेंडेंट कह रहा है कि संजय रॉय जो उस आदमी के पास बाउंसर हुआ करते हैं संदीप घोष के, उसके गिरोह में यह भी हुआ करता था। जिस आदमी का संबंध संजय रॉय से होगा वो आदमी कितना घटिया और गिरा हुआ होगा आप समझ सकते हैं। दूसरा कि जो भी आरोप अब लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, करप्शन के, उन आरोपों की जांच होनी चाहिए। ये अख्तर अली कह रहे हैं कि तस्करी के धंधे में आदमी शामिल रहा है। कैंपस के भीतर जो डेड बॉडीज आती हैं उन डेड बॉडीज को बेचने का धंधा, यानी कि जो ऑर्गन होते हैं उन ऑर्गन का बेचने का धंधा चलता रहा है। स्टूडेंट्स को विक्टिमाइज किया जाता है कि तुम परीक्षा तभी पास करोगे जब हमारी बात मानोगे। जो प्रोफेसर होते हैं वो विक्टिमाइज्ड होते हैं। सवाल ये है कि एक छत्र राज ये आदमी कैसे चला रहा था? क्या इसकी सल्तनत, इसकी मिल्कियत रही है मेडिकल कॉलेज? सवाल बनता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कह रहे हैं कि सवाल बनता है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट कहती है कि सवाल बनता है। संगीन है पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर भी और कोलकाता पुलिस के ऊपर भी। इसलिए पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस साहब, थोड़ी देर पहले मैंने उनसे बात की इस पूरे मामले को लेकर के वो क्या कहते हैं, आप यह बातचीत सुनिए। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के बाद से पूरे पश्चिम बंगाल सरकार की जो तौर तरीका उसका है और वहाँ जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको लेकर के गंभीर सवाल खड़ा हो रहे हैं। और कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर लंबी चर्चा की दरकार भी है। अभी हमारे साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस साहब जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां बहुत तल्ख हैं, तीखी हैं और बहुत गंभीर सवाल खड़ा करती हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक जस्टिस पादरीवाला कहते हैं कि 30 साल के अपने करियर में हमने कानून व्यवस्था का ऐसा बुरा हाल कभी नहीं देखा, पुलिस की ऐसी लापरवाहियां कभी नहीं देखी, किसी भी अपराध के साथ इस तरह की बेपरवाही कभी नहीं देखी। इस पूरे पश्चिम बंगाल में कोलकाता कांड के बाद जो सवाल खड़ा हो रहे हैं इसको सर आप कैसे देख रहे हैं? ऑनरेबल जस्टिस ने जो कहा है वो ठीक है। यही हालत में है पश्चिम बंगाल। समस्याएं बहुत है, उसका समाधान मिलना है। अल्टीमेट समाधान हमको मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट हमारा एपेक्स कोर्ट है। हमको विश्वास है सुप्रीम कोर्ट से हमें जस्टिस मिलेगा। समाज को चाहिए, छात्रों को चाहिए, डॉक्टर्स को चाहिए जस्टिस। दे से वी वांट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट की शब्द जस्टिस का शब्द है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के द्वारा सारा सच बाहर निकलेगा। वही लोग चाहिए। बंगाल में Bengalis on a volcano. We have to take appropriate steps in the appropriate manner. That is what is happening now. Obey the orders of the Supreme Court. Justice will be done. सवाल ये है सर कि
गवर्नेंस का इशू जो होता है स्टेट गवर्नमेंट के हवाले होता है। पुलिस की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट को बार बार घुसना पड़े, इसका मतलब ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है और गवर्नेंस है, यह दोनों फेल हैं। वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कहा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन में थे, एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द स्टेट मशीनरी। पुलिस के बारे में कलकत्ता पुलिस के एक सेक्शन पॉलिटिसाइज्ड है, एक सेक्शन करप्ट है, एक सेक्शन क्रिमिनलिस्ट है। ऐसा हालत किसी को भूषण नहीं देता। इसका चेंज होना है, बदलना है। दैट इज व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। लेकिन सर, पश्चिम बंगाल के लोगों के बेटरमेंट के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए आप वहाँ कस्टोडियन हैं। आपको लगता है सर कि पुलिस काम नहीं कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम नहीं कर रही है, तो आपकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं सर। मैं आवश्यक कार्यवाही जरूर करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन है, इसके अनुसार मैं काम करूंगा, काम करता हूं। घबराने की कोई बात नहीं, चिंता मत करो। कॉन्स्टिट्यूशन विल सर्टनली असर्ट इटसेल्फ। गणतंत्र का आंतरिक शक्ति हमको मानना है, पहचानना है। वो शक्ति पहचान देगा तो ये सिचुएशन हैंडल करने का सारा आंतरिक शक्ति हमारे गणतंत्र को है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के है। सर, आप ही कह रहे हैं कि वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं रह गई है। ममता बनर्जी की सरकार लोगों की उम्मीदों पर खड़ा नहीं है। लोगों की सिक्योरिटी प्राइमरी कंसर्न हो गया है। तो यह जो एनार्की है आपके मुताबिक, ऐसे में तो 356 के लिए एक स्थिति बन गई है पश्चिम बंगाल में, यानी कि प्रेसिडेंट्स रूल। ये तो पॉलिसी मैटर है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट अभी नहीं दूंगा। सर, हाई कोर्ट कहता है कि पश्चिम बंगाल में सब कुछ गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल के पुलिस जो करना चाहिए उसको नहीं कर रही है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों सदमे में है कि ऐसा कैसे वहाँ हो रहा है। आप दिल्ली आए, आपने प्रेसिडेंट से मुलाकात की, वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की। सर, इस बातचीत में आपने पश्चिम बंगाल का स्टेटस जो है वो शेयर किया होगा कि क्या चल रहा है। आप सर पूरे केस को कैसे देख रहे हैं? पश्चिम बंगाल के स्टेटस क्या है? सर, आप देखता है, स्ट्रीट्स में देखता है पश्चिम बंगाल का स्टेटस क्या है। पश्चिम बंगाल में लोग एजिटेटेड है, वे रास्ते में है। सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवेंशन किया है, हाई कोर्ट इंटरवेंशन किया है। जरूर न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। जो कुछ करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, जनहित के अनुसार जो कुछ करना है वो जरूर करूंगा, विलंब बिना करूंगा। वेट एंड सी। सर, एक मेरा आखिरी सवाल। आप कहते हैं कि ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। आप यह कहते हैं कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटा दिया जाना चाहिए। क्या ममता बनर्जी के इस्तीफा दे देने से और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को हटा देने से वहाँ सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल से रिस्टोर हो जाएगी? अगर सिस्टम ही इस तरह से है तो फिर दो लोगों को हटा देने से नॉर्मल से रिस्टोरेशन का ऑप्शन कैसे आ जाएगा सर? ऐसा कोई कमेंट मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं कहा। जो कुछ करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, जो कुछ करना है गणतंत्र के अनुसार, ठीक तरह हम करेंगे। यानी सर कोई फैसला पश्चिम बंगाल के लिए, पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए संविधान के मुताबिक आपके जरिए लिया जाएगा? We will take action, effective action, proactive action, legal action, constitutional action. That's all I can assure you now. थैंक यू सर, थैंक्स लॉट सर, जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने Thank के लिए। you. थैंक यू सर। आनंद बोस, राज्यपाल पश्चिम बंगाल, वो कह रहे हैं कि विल टेक एक्शन, प्रोएक्टिव एक्शन, लीगल एक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन।
ये इस बात का संकेत है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय शासन लागू करने के विकल्पों पर केंद्र सरकार विचार कर रही है, क्योंकि ओनस आखिरकार किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था खराब हो जाने के बाद से केंद्र सरकार के ऊपर आ ही जाता है। अगर किसी राज्य में सरकार ऐसी हो गई है कि लोगों का भरोसा नहीं है या लोग सुरक्षित नहीं है, वहाँ का सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वहाँ की पुलिस लापरवाह हुई है, सरकार लचर हो गई है, पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो सरकार से उठने लगता है, तो फिर केंद्र का यह जिम्मा बनता है कि वहाँ लोगों की बेहतरी के लिए वो राष्ट्रीय शासन लागू करें। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो केंद्र को इसके लिए एक बड़ा आधार देते हैं। और अभी जो राज्यपाल कह रहे थे कि विल टेक एक्शन वेरी सून, संकेत बहुत हद तक साफ से दिख रहे हैं। मैं फिर लौटता हूँ ये संजय रॉय, क्योंकि अभी आपने जो अख्तर अली वहाँ के फॉर्मर डिप्टी सुपरिटेंडेंट है मेडिकल कॉलेज के, उनको सुना। उन्होंने कहा संजय रॉय और संदीप घोष प्रिंसिपल, इन दोनों के बीच में कनेक्शन रहा है। उसके बाउंसर्स के घेरे में संजय रॉय को भी उन्होंने देखा है। संजय रॉय का आना जाना लगा रहा है। और जिस रोज यह घटना हुई है, एक बार फिर से इंडिया न्यूज़ बता रहा है आपको किसने क्या किया था। ये संजय रॉय 2 बार उस रोज रेड लाइट एरिया में गया था। जब वहाँ से निकला था तो सड़क पर उसने महिलाओं से छेड़खानी की थी। एक महिला को फ़ोन किया था और एक महिला से बदतमीजी से बात की थी। एक लड़की से उसने न्यूड फोटो मांगा था। शराब के नशे में धुत था। वो जब कॉलेज के कैंपस में लड़खड़ाते हुए घुसा था तो उसने एक बार ऑपरेशन थिएटर में भी झांका था। उसके बाद वो उस तरफ गया जहां उसने हत्या और बलात्कार किए। और ये क्या है? सिविक वॉलंटियर है। कॉलेज के भीतर अगर पुलिस वाले आ जाते हैं तो उनके इलाज का इंतज़ाम कराने, उनकी तीमारदारी कराने का जो जिम्मा होता है वो सिविक वॉलंटियर को दिया जाता है। और ये सिविक वॉलंटियर है जो आदमी नेक्रोफिलिक है, नेक्रोफिलिया का शिकार है, जो लाश के साथ भी बलात्कार कर सकता है, जो मवेशियों पशुओं से भी ज़्यादा बर्बर और घटिया गंदा है, उसको आपने रखा है। सवाल यह है कि संजय रॉय और संदीप घोष के बीच में कनेक्शन क्या है। इसलिए मैं आपको फिर से कोलकाता लेकर चलना चाहता हूं अपने सहयोगी रौनिक के पास। रौनिक, क्या है, क्या रिलेशन है, क्या कनेक्शन है? एक्चुअली सर, बहुत सारे कनेक्शन ये संजय रॉय और संदीप घोष के बारे में निकल के आ रहे हैं। जैसे कि सीबीआई का सोर्सेस की तरफ से जो कहा जा रहा है सर, ये जो संजय रॉय, ये देखने में शायद एक सिविक वॉलंटियर है, मगर ये संजय रॉय के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन भी है और उसके साथ साथ ही इनके साथ पुलिस ऑफिसर्स का भी, यानी पुलिस ऑफिसर्स का अच्छे पोस्ट वाले पुलिस ऑफिसर, उनके साथ भी अच्छा रिलेशन है। और उसके साथ साथ ही ये जो संजय रॉय, ये अनऑफिशियली ये जो संदीप घोष है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था, पूर्व प्रिंसिपल, उनके साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन था और अनऑफिशियली ये इनका बॉडीगार्ड के तहत काम करते थे। और इसी जगह में दिखा गया कि ये संदीप घोष बहुत सारे ऐसा प्रोग्राम में पहुंचे थे जिस प्रोग्राम में ये संजय रॉय संदीप घोष के साथ थे। और जैसे कि हॉस्पिटल की तरफ से जो सोर्सेस की तरफ से खबर आ रहा है कि ये जो संजय रॉय और संदीप घोष, ये दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन था। मगर सवाल दूसरी जगह से सर आता है, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में ऐसा क्या निकल के आया तो सीबीआई को अभी तक ये संदीप घोष को पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना पड़ा, मगर संदीप घोष को अभी तक सीबीआई ने अरेस्ट नहीं किया। संदीप घोष को अरेस्ट करने से पहले क्यों पॉलीग्राफिक टेस्ट करना चाहते हैं सीबीआई ऑफिशियल? क्योंकि सीबीआई के पास 2-3 जवाब था, वो संदीप घोष की तरफ से सही तरीके से सवाल का जवाब नहीं दिया गया। क्या? पहला सवाल, ये जो पूरा घटना, जिस घटना को लेकर चर्चा हो रहा है, यानी 9 तारीख सुबह कितने बजे पहले ये डेड बॉडी दिखा गया था और ये डेड बॉडी पहले कौन देखा था, ये सवाल अभी तक सीबीआई के पास क्लियर नहीं है। दूसरी तरफ संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल है। एक कॉलेज का प्रिंसिपल सुबह 11 बजे से पहले आता ही नहीं, तो सुबह 9:30 बजे जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स लोग सेमिनार हॉल की तरफ पहुंचे, तब संदीप घोष उधर क्या कर रहे थे? संदीप घोष अगर उधर पहुंचा तो किसका इंफॉर्मेशन में पहुंचे, किसके तरफ से संदीप घोष को पास कॉल गया था?
संदीप घोष उस जगह में जब पहुंचे थे, जो मैं जब डॉक्टर्स की तरफ से बात कर रहा था, जो डॉक्टर्स है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसा भी है जो लोग अभी कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको डर लग रहा है अगर वो लोग कुछ बोलेंगे तो उनके ऊपर भी शायद कोई एक्शन हो सकता है। मगर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि उसी टाइम में, यानी 9:30 से 10 बजे के अंदर वो लोग जब उधर पहुंचे, उसी टाइम में आरजी कौर का ये जो सुपरिंटेंडेंट, कॉलेज का जो प्रिंसिपल, ये दोनों ही उधर मौजूद थे। कॉलेज के प्रिंसिपल की तरफ से जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ऑफिशियल जब आए, तो उनके उनके तरफ से ये भी ऐसा कहा गया था कि हायर अथॉरिटी को बोल दिया है, हायर अथॉरिटी के साथ बात हो गया है। इधर से ही एक सवाल आता है कि ये हायर अथॉरिटी कौन है, और सीबीआई की तरफ से जो सोर्सेस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये जो संदीप घोष का पॉलिटिकल कोई बैकग्राउंड है कि नहीं, ये भी जांच करने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। दूसरी तरफ संदीप घोष को ये पूछा जा रहा था कि ये जो पूरा ये घटना घटने के बाद पुलिस का कौन से ऑफिशियल्स के साथ उनका बातचीत हुआ, पुलिस के ऑफिशियल्स के अलावा कोई पॉलिटिकल पर्सन या कोई ऐसा कोई पर्सन के साथ बात हुआ उनका कि उनके तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन आया था, ये पूछने का काम सीबीआई की तरफ से किया जा रहा था। मगर सीबीआई का सोर्सेस का कहना है कि संदीप घोष को ये सब सवाल पूछने के टाइम में संदीप घोष सही तरीके से जवाब नहीं दे रहा है। किसी टाइम में संदीप घोष की तरफ से बोला जा रहा है कि एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है, और संदीप घोष की तरफ से जब इस तरीके का बयान चेंज हो रहा है, बार बार से जो सवाल का जवाब वो चेंज कर रहे हैं, उसी के तहत सीबीआई को लगता है कि संदीप घोष का पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना चाहिए। सिर्फ संदीप घोष नहीं, संदीप घोष के साथ साथ और भी रौनिक 4 ने जो बातें कही हैं, पहली बार बॉडी किसने देखी यह साफ नहीं है। संदीप घोष को फ़ोन पहली बार किसने किया, हालांकि कहा जाता है कि सुबह 7 बजे फ़ोन गया था, उसके बाद एक व्हाट्सएप मैसेज गया था, उसमें उस लड़की का वीडियो फोटोग्राफ भेजा गया था कि ये बॉडी है और यहाँ पड़ी हुई है वो सेमिनार हॉल फ्लोर 3 पे। लेकिन किसने पहली बार फ़ोन किया था ये साफ नहीं है। यह आदमी जब सुबह 8 बजे आया है तो उसने 9 बजे तक क्या किया है, 1 घंटे के भीतर, यह साफ नहीं है। और पुलिस के लिहाज से 16 घंटे बाद एफआईआर दर्ज करना भी साफ नहीं है। ये पहली घटना शायद होगी कि एफआईआर बाद में दर्ज हुई है, पोस्टमार्टम पहले हुआ है। तो इसमें बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन हमारे सहयोगी का कहना यह है कि इस आदमी की पॉलीग्राफी टेस्ट इसका कराया जाना ज़रूरी है। अभी तक इसको अरेस्ट नहीं किया गया है और यह बार बार चीज़ों को बरगलाने भटकाने की कोशिश में लगा हुआ है, सीबीआई को ऐसा लगता है। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट 2 बड़ी बातें कहती है, मैं फिर से दोहरा देता हूं आपको, शायद जो लोग अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए। सीबीआई ने कहा कि जो क्राइम सीन है उसको बदला गया है, यानी कि हत्या बलात्कार का मामला कहीं और हुआ होगा, ला करके बॉडी को यहाँ रखा गया होगा, यह भी, और जुर्म पर पर्दा डालने की कोशिश की गई है। और तीसरा बड़ा मामला ये है कि वहाँ सबूत मिटे हैं और सबूत जानबूझ करके अनजाने में भी मिटाए गए होंगे। और यह आदमी जो उस कॉलेज का लगातार प्रिंसिपल रहा है, इस आदमी ने अपने ट्रांसफ़र को बार बार रोका है, इस आदमी ने वहाँ अपना एक नेक्सस बड़ा क्रिएट किया है। वहाँ के हॉस्पिटल के भीतर कर्मचारी हों, छात्र हों, प्रोफेसर्स हों, सब अगर इस आदमी से तंग हैं और इसने वहाँ अपना एक छत्र राज चला रखा है, तो फिर वो जो पॉलिटिकल क्लाउड किसी का है, किसने प्रोटेक्शन दे रखा है इसको, किसने पाला है इसको, और ऐसे प्रिंसिपल को जिसका करीबी संजय रॉय जैसा बीमार आदमी है। इसलिए बहुत सारे सवाल हैं। अब रौनिक सवाल ये है कि सीबीआई अगर ये आदमी भटका रहा है, बरगला रहा है, ये सच नहीं बोल रहा है, ये 8 से 9 1 घंटे 1.5 घंटे तक क्या करता रहा नहीं बता रहा है, तो इसको अरेस्ट क्यों नहीं कर लेती? देखिए सर, सीबीआई की तरफ से जो कहा जा रहा है, इनके अगेंस्ट में जो मामला जो ये जो पूरा केस चल रहा है, ये पूरा केस चल रहा है रेप एंड मर्डर केस। तो इनके अगेंस्ट में क्या प्रूफ मिला है अभी तक सीबीआई को कि ये कोई एविडेंस छुपाने का कोशिश कर रहा है। तो इनको सीबीआई को लगता है कि इनको अरेस्ट करने से पहले इनके साथ इनका जो बयान, ये बयान का पुष्टि होना चाहिए, और इसी वजह से सीबीआई की तरफ से इनका लगातार 7 दिन तक पूछताछ किया गया। उनका जो मोबाइल डेटा, वो मोबाइल डेटा देखा गया। मोबाइल फोन का जो डिलीटेड डेटा है, वो डिलीटेड डेटा रिकवर करने का कोशिश भी सीबीआई की तरफ से किया जाएगा, और उसके साथ साथ ही इनका पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाएगा, और उसके बाद ही सीबीआई की तरफ से डिसीजन लिया जाएगा कि ये संदीप घोष को हिरासत में लेकर सीबीआई पूछताछ करना चाहता है कि नहीं।
जैसे कि सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि संदीप घोष का पूछताछ के दौरान संदीप घोष ने अपील किया था कि सीबीआई जब बोलेगा वो आने के लिए राजी है, मगर अभी उनके खिलाफ में कोई बड़ा स्टेप ना ले। ये अपील को सुनते हुए और उसके साथ साथ ही सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन का मोड, वो मोड में कोई इफेक्ट ना आए, संदीप घोष का जो पूछताछ का प्रक्रिया उसमें सबूत इकट्ठे हो, इसी का वेट सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है। मगर जैसे कि सोर्सेस की तरफ से कहा जा रहा है, सोर्सेस की तरफ से खबर आ रहा है कि संदीप घोष का यह पॉलीग्राफिक टेस्ट होने के बाद या होने से पहले ही, या तो आज रात या तो कल सुबह के अंदर संदीप घोष को हिरासत में भी ले सकते हैं सीबीआई, क्योंकि सीबीआई का सोर्सेस का कहना है कि संदीप घोष के खिलाफ में ऑलरेडी कोलकाता पुलिस में एक एफआईआर दायर हुआ है, जिसका पहला जो समन, वो समन संदीप घोष की तरफ से मिस किया गया है। तो जो भारतीय न्याय संहिता के तहत अगर कोई इस तरीके का समन 3 बार समन मिस करे तो उनको अरेस्ट करने का प्रोविजन होता है, और इसी अरेस्ट को रोकने के लिए सीबीआई शायद ये संदीप घोष को अरेस्ट भी कर सकता है। मगर सवाल इस जगह में आता है कि अभी तक 7 दिन लगातार पूछताछ चल रहा है, मगर सीबीआई की तरफ से क्यों अरेस्ट नहीं किया गया। उसी जगह से सीबीआई ऑफिशियल का कहना है कि संदीप घोष का जिस जो आदमी पूछताछ का की प्रक्रिया, भूमिका संदिग्ध है, जो आदमी लगातार कई तरह के सवालों में घिरा हुआ है, जो संदेहास्पद कैरेक्टर है, अगर इस आदमी से लगातार पूछताछ के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है और अंदेशा इस बात का है कि इस घटना के पीछे बहुत कुछ हो सकता है या कैंपस के भीतर एक बहुत बड़ी साजिश लंबे समय से चलती रही होगी, जिसका सूत्रधार यह व्यक्ति रहा है जिसको आप संदीप घोष कहते हैं, जो फॉर्मर प्रिंसिपल है आरजी कर मेडिकल कॉलेज का, तो फिर उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है। अरेस्ट नहीं करने को लेकर के भी एक बड़ा सवाल चर्चा में है और कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो सत्ता में पार्टी है टीएमसी, उस पार्टी के भीतर ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री हैं और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो गए हैं। अभिषेक बनर्जी को लगता है इस मामले को ममता बनर्जी ने जिस तरीके से हैंडल किया है, या संदीप घोष पर जो नरमी बरती गई है सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से लापरवाहियां रखी गई हैं, उससे सरकार की साख को बट्टा लगा है और यह अच्छी बात नहीं है। तो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच में यह जो दूरियां हैं, इसकी चर्चा अंदर खाने से आने लगी है और ममता बनर्जी ने मीडिया को सीधे अपने कंट्रोल में ले लिया है। टीएमसी की तरफ से सरकार की तरफ से जो मीडिया में बातें जाती हैं, उसको अब अभिषेक की तरफ से नहीं बल्कि सीधे अपने जरिए ममता बनर्जी देना चाहती हैं और उन्होंने सरकार की कमान और अभिषेक के पास जो कुछ भी था उसका जिम्मा भी अपने हाथों में ले लिया है। इस बात की लगातार खबरें अंदर खाने से आ रही हैं। इसलिए यह मामला जो है पश्चिम बंगाल सरकार, वहाँ की पुलिस, वहाँ की व्यवस्था, सबके ऊपर गंभीर प्रश्न की तरह है और जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ेगी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो सकते हैं या बहुत सारे दहलाने वाले और सच भी सामने आ सकते हैं। अरसत्य में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो